नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अगर कल पाकिस्तान पर हमला होता है और जवाब देने के लिए केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र भी खड़े हो जाए, अगर मुस्लिम दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली देश एक साझा सुरक्षा ढांचा बना ले और अगर उनका सिद्धांत नाटो जैसा हो जाए कि एक पर हमला सभी पर हमला, तो क्या होगा? क्या दुनिया एक नए इस्लामिक नाटो के जन्म की ओर बढ़ रही है? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक नया रणनीतिक सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है? क्या तुर्की मुस्लिम दुनिया का एक नया नेता बनना चाहता है? क्या सऊदी अरब केवल तेल की ताकत नहीं बल्कि शक्ति का केंद्र भी बनना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को चिंता करना चाहिए? आज हम बात करेंगे R4 फ्रेमवर्क की, एक ऐसे मंच की जो अभी कूटनीतिक है लेकिन भविष्य में मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के, और आज का टॉपिक है मुस्लिम देशों की नाटो दिल्ली अलर्ट पर भारत के लिए खतरा। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शाम 7 बजे का जरूर मिल जाए। शाम 7 बजे हम चर्चा करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर, और आज के इस टॉपिक को हमने जिन समाचार पत्रों से लिया हुआ है वो समाचार पत्र हैं डॉन और अरब न्यूज। दोनों क्या लिख रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। अरब न्यूज लिखता है, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट एंड टर्की टू डिस्कस मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी इन कैरो। आज की मीटिंग की ये तस्वीर। डॉन लिखता है, डार अराइव्स इन कैरो फॉर कोऑर्डिनेटेड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो दोनों तस्वीर आपको बता रही है कि R4 की शुरुआत हो रही है। 2020 के दशक के मध्य तक दुनिया तेजी से बदल रही थी और उसके बाद यह घटनाक्रम आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, गाजा का जब युद्ध हुआ, ईरान इजराइल का तनाव हुआ, लाल सागर में हमले हुए, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों पर जब खतरा बढ़ने लगा और सबसे महत्वपूर्ण मध्य पूर्व में अमेरिका की रणनीति जब बदलने लगी, तो इस घटना ने क्षेत्र के कई देशों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भविष्य की सुरक्षा केवल बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहकर सुनिश्चित नहीं की जा सकती। और इसी पृष्ठभूमि में मार्च 2026 में एक नया कूटनीतिक मंच उभरकर सामने आया जिसे हम R4 फ्रेमवर्क के रूप में जानते हैं, और इसमें शामिल हुआ पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट। मार्च 2026 में इन चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक पहले रियाद में हुई और उसके बाद लगातार इस मंच की बैठकें आयोजित की जा रही। इसका घोषित उद्देश्य एक ही है, क्षेत्रीय स्थिरता बनाना, सुरक्षा सहयोग करना, राजनीतिक समन्वय बनाना, आर्थिक सहयोग करना और संकट के दौरान साझा कूटनीतिक पहल करना। R4 को आधिकारिक रूप से किसी सैन्य संगठन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे एक कंसल्टिव फ्रेमवर्क यानी परामर्श और समन्वय मंच बताया गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संकटों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। लेकिन कई रणनीतिक विशेषज्ञ ने इसे सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं माना। साथियों, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है जिसमें हम R4 जैसा कहा जा रहा है कि भविष्य में इस्लामिक नाटो के रूप में बनेगा, जिसमें पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट होंगे। और भारत के लिए क्या यह खतरा हो सकता है, इस पर बात होगी। हमने कहा कि इन चार देशों का एक नया एक साथ आना एक साधारण घटना नहीं है। चूंकि तुर्की नाटो का सदस्य है, सऊदी अरब इस्लामी दुनिया के सबसे प्रभावशाली आर्थिक शक्ति है, मिस्र अरब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है। यानी चारों देशों के पास अलग अलग प्रकार की रणनीतिक ताकत मौजूद है। मार्च 2026 के बाद रियाद, इस्लामाबाद, अंताल्या और काहिरा में लगातार बैठकों के ने जो है वो दुनिया का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। जून 2026 तक इसकी चौथी विदेश मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो हो चुकी थी, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता पर चर्चा है। और यहीं से सवाल उठने लगा कि क्या R4 फ्रेमवर्क एक कूटनीतिक मंच है या फिर भविष्य में यह इस्लामी दुनिया के भीतर किसी बड़े सुरक्षा ढांचे की नींव बन सकता है। और यही चर्चा अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में तेजी से हो रही है। साथियों, अब सवाल यह है कि R4 को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आखिर इन चार देशों में ऐसा क्या है कि दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ इस मंच पर नजर रखे हुए हैं? आइए एक एक करके हम सारे देशों को देखें और कारण पे जाएं। चार देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और टर्की। और एक एक करके शुरू करें तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल देश है। साथियों, पाकिस्तान के पास कई ऐसी क्षमताएं हैं जो इससे इस समूह के में जो है एक विशेष महत्व देता है। पाकिस्तान के बारे में हमने कहा कि परमाणु हथियार है इसके पास, बड़ी और अनुभवी सेना है इसके पास, चीन के साथ गहरी रणनीतिक साझेदारी है इसके पास, हिंद महासागर तक पहुंच है इसके पास।
पाकिस्तान लंबे समय से मुस्लिम दुनिया में अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। कश्मीर मुद्दा हो या इस्लामी देशों के मंच पर सक्रियता, इस्लामाबाद खुद को मुस्लिम दुनिया की प्रमुख आवाज के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। साथ ही भारत के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा भी उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसलिए R4 जैसे मंच पर पाकिस्तान को अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक स्थिति मजबूत करने का अवसर दिखाई देता है। दूसरा अगर हम बात करें साथियों, तो दूसरा देश है टर्की, जो कि लीडरशिप चाह रहा है। आज तुर्की केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन चुका है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं एर्डोगन और लगातार तुर्की को मुस्लिम दुनिया के प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता में शामिल करना चाहते हैं। तुर्की की जो सबसे बड़ी ताकत है वह है आधुनिक ड्रोन तकनीक, तेजी से विकसित होता रक्षा उद्योग, नाटो सदस्यता का अनुभव, यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने वाली भौगोलिक स्थिति, और पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और टर्की के रक्षा संबंध काफी मजबूत भी हुए हैं। सैन्य प्रशिक्षण हो, रक्षा उत्पादन हो, तकनीकी सहयोग और कई क्षेत्रों में दोनों देश की साझेदारी भी बढ़ी है। और यही वजह है कि टर्की को R4 का तकनीकी और सैन्य शक्ति का केंद्र माना जा रहा है। तीसरी देश के बारे में बात करें तो वह है सऊदी अरबिया, जिसके पास ऑयल भी है और मनी भी है। यदि पाकिस्तान सैन्य शक्ति लाता है, टर्की तकनीकी क्षमता, तो सऊदी अरब इस समूह को आर्थिक शक्ति प्रदान कर सकता है। सऊदी अरब के पास विशाल तेल और गैस संसाधन है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली ऊर्जा अर्थव्यवस्था में से एक, अरब और इस्लामी दुनिया में व्यापक राजनीतिक प्रभाव करने वाला देश। अरबों डॉलर के निवेश की क्षमता इसके पास है। लेकिन आज की सऊदी अरब केवल तेल पर निर्भर देश नहीं रहना चाहता। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 योजना का लक्ष्य है कि देश को एक आधुनिक आर्थिक तकनीकी निवेश शक्ति जो है बनाया जाए। इसलिए रियाद ऐसे क्षेत्रीय मंच में सक्रिय भूमिका का निभाकर जो है अपनी कूटनीतिक पहुंच को बढ़ाना चाहता है। अगला देश जो है जिसके ऊपर हम बात करें वो है मिस्र, यानी कि इजिप्ट। मिस्र के बाद बात करें साथियों तो इसके पास मिलिट्री पावर है। अक्सर अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में मिस्र को उतना महत्व नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से मिस्र अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। उसके पास अरब दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच निर्णायक भौगोलिक स्थिति है। वैश्विक व्यापार के जीवन रेखा माने जाने वाली स्वेज नहर यानी कि स्वेज कैनाल पर नियंत्रण जो है यहां आपको देखने को मिलेगा। किसका? मिस्र का जो है वो देखने को मिलेगा। अरब राजनीति में ऐतिहासिक प्रभाव है साथियों, और मिस्र की मौजूदगी R4 को केवल खाड़ी या दक्षिण एशिया तक सीमित मंच नहीं रहने देगी। उसे अफ्रीका, भूमध्य सागर, जो कि ये क्षेत्र आपको मेडिटेरियन सी वाला दिख रहा है, अफ्रीका के जस्ट ऊपर वाला, यहां इसके अलावा अरब जगत तक रणनीतिक विस्तार देगी। और यही कारण है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि जब परमाणु क्षमता वाला पाकिस्तान, तकनीक रूप से उभरता हुआ टर्की, आर्थिक महाशक्ति सऊदी अरब और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिस्र एक मंच पर बार बार मिल रहे हैं, तो दुनिया स्वाभाविक रूप से इसके ऊपर ध्यान तो देगी। हालांकि अभी R4 कोई सैन्य गठबंधन नहीं बना है, लेकिन इन चार देशों की संयुक्त क्षमता इसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मंच अवश्य प्रदान करेगी। अब आगे चल रहा है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है कि क्या वास्तव में इस्लामिक नाटो बनने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या R4 वास्तव में नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनने जा रहा है। साथियों, अभी अगर वर्तमान में हम बात करें तो इसका जवाब नहीं, क्योंकि नाटो और R4 के बीच बहुत बड़ा अंतर है।